दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल 1 2 3 वीडियो में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री सिर्फ 2 क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। क्लास खूब लंबी रहेगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हां, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए। तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। दोस्तों आज हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे मराठा शक्ति से, ठीक है, यानी मराठों का जो इतिहास था उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मराठा इतिहास, अच्छा आप सभी ने को तो ये पता ही होगा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी, उनसे बड़े कोई राजा नहीं हुए मराठा में, ठीक है। तो याद रखें छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें कहा जाता है। तो याद रखें मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी थे, ठीक है। इस पूरा मराठा इतिहास जो टॉपिक है ना, इसको एक बार में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, ठीक है। अच्छा शिवाजी का जन्म कहां हुआ था दोस्तों और कब हुआ था, तो याद रखिए 1627 ईस्वी में 6 अप्रैल को जन्म हुआ था। शिवनेर दुर्ग है वहां पर इनका जन्म हुआ था। कहां पर, शिवनेर दुर्ग में। यह जुन्नार एक जगह पड़ता है, जुन्नार के समीप था शिवनेर दुर्ग, जहां पर कब 1627 में जन्म हुआ था। दोस्तों इस पीरियड को देख करके आपको कुछ याद आ रहा है क्या, नहीं याद आ रहा है, मैं कुछ आपको याद दिला दूं, आप जरा याद कर दो दोस्तों। अगर मैं 1526 की बात करूं तो 1526 से लेकर 1530 तक बाबर गद्दी पर बैठा रहा, ठीक है। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो गई तब से लेकर के और लगभग 1540 तक कौन रहा, हुमायूं रहा। उसके बाद कौन आ गया दोस्तों, 40 से लेकर के 45 तक कौन रहा, शेर शाह सूरी रहा। उसके बाद याद रखिए 55-56 में फिर कौन आ गया, आपका हुमायूं आ गया। फिर 1556 से लेकर के 1605 तक कौन था, याद रखिए अकबर था। और अकबर के मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा और वह कब तक था, वह 1627 तक था। 1627 में गद्दी पर कौन बैठता है, शाहजहां बैठता है। शाहजहां 1627 से लेकर 1657, बताया था ना, 1857 से याद करके रखना, 1657 तक था, यानी 27 से लेकर के 1657 तक शाहजहां है। और शाहजहां की मृत्यु के बाद 1657 से लेकर 1707 ईस्वी तक कौन था, औरंगजेब था। एक बार में आपको सब बता दिया और वही है, लिख रहा है 1627, ठीक है। याद रखिए शाहजहां क्या हुआ था, गद्दी पर सवार हुआ था। ये वही साल है जब शिवाजी का जन्म हुआ था। लिख रहा है शिवाजी के पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखिए इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। क्या नाम था, शाहजी भोसले था। और माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है, इनके पिता या माता का नाम कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि शिवाजी के जीवन पर सबसे गहरा छाप किसने छोड़ रखा था, तो शिवाजी अपनी माता से बड़ा प्रभावित थे, जीजाबाई से, याद रखेगा। एक तो जीजाबाई का नाम आता है, दूसरा दादाजी कोंडदेव का नाम आता है। किसका,
दादाजी कोंडदेव का नाम आता है, यह भी याद रखेगा। ये इनके पिताजी के बड़े घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु, अगर गुरु की बात करें तो दो गुरु का नाम आता है, दो जगह उनके गुरु का नाम आता है। एक तो दादाजी कोंडदेव को भी वो गुरु मानते थे और दूसरे गुरु थे कौन, गुरु रामदास जी, ठीक है। इन दो लोगों का प्रभाव था। टोटल उनके जीवन पर 3 लोगों का प्रभाव पड़ा था। एक तो जीजाबाई उनकी माता, दूसरे गुरु रामदास और तीसरे दादा कोंडदेव जी, ठीक है। तो याद रखेगा, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, करा 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की, आपसे ऐसे खाली पूछता कि पुरंदर की प्रसिद्ध संधि किसके बीच में हुआ, तो क्या बताएंगे, महाराजा जय सिंह और किसके बीच में, शिवाजी के बीच में। ये जय सिंह था कौन, तो दोस्तों ये महाराजा बाद में, मतलब इनके ये एक तरह से सेनापति थे, लड़ने के लिए भेजे गए थे औरंगजेब के द्वारा। तो याद रखिए 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि, ठीक है, जिसमें इनको बहुत सारे किले गंवाने पड़े थे शिवाजी को, ठीक है। तो याद रखेगा, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में क्या कर लिया, जयपुर भवन में कैद कर लिया। जब मिलने गए थे जयपुर भवन में कैद कर लिया, लेकिन वहां से ये चुटकियों में फरार हो गए, ठीक है। ये अपना भेष बदलकर भागने में बड़ा एक्टिव थे, ठीक है। तो यहां से जो है भेष बदलकर निकल गए। कह रहा शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधान हुआ करते थे। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के यहां पर अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, जो 8 तेलुगु कवियों का समूह हुआ करता था, उसी तरह से शिवाजी के यहां पर क्या थे, अष्ट प्रधान हुआ करते थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधान अपनी सलाह रखते थे, सलाह मशवरा रखते थे, लेकिन उसको मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ठीक है। तो याद रखेगा अष्ट प्रधान। और इसमें भी किसका पद सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था, तो जो पेशवा होता था वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता था, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता। यही आप लोग चाह रहे थे ना कि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊं, ठीक है। तो कोई बात रहा करे तो आप कमेंट में बोलो। देखिए मैं लास्ट टाइम आपसे कहूंगा कि मुझे वर्दी ला के दिए कि नहीं दिए, फिर आप ये मत कहना सर आपने कमी किया। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको तनिक भी शंका है कि सर यहां मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कर दो, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है। रिप्लाई नहीं करता हूं उसका मतलब ये नहीं कि मैं कमेंट रीड नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। मैं सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूं। अगर पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आपको पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा, तो आप तुरंत कमेंट करो, मैं उसका जो निराकरण तुरंत करूंगा। क्योंकि इस क्लास में दोस्तों आपके लिए डाउट क्लास भी रखा गया है, लाइव डाउट सेशन रखा गया है, जो हम जो है एक डेट बताएंगे संडे में कि किस टाइम हम लाइव डाउट सेशन रखेंगे, तो उस समय आकर के आप लाइव डाउट सेशन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए खाली कि आपके डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पेशवा का पद महत्वपूर्ण था। लेकिन शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, तो संभाजी महाराज थे, ठीक है। शिवाजी के पुत्र संभाजी, ठीक है, याद रखिएगा संभाजी महाराज ये उत्तराधिकारी थे। अच्छा दोस्तों, आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, जो मराठों की लड़ाई अंग्रेजों के साथ हुई थी उससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो उस लड़ाई के में दोस्तों यहां पर अलग अलग लड़ाइयां हैं, याद रखेगा। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी आंग्ल मतलब अंग्रेज और मराठों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ वो कब हुआ था, तो याद रखिए ये हुआ था 1775 में। कब, 1775 में हुआ था और 1775 से लेकर 82 तक चला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दिक्कत की बात है ना दोस्तों, आप बड़ा जल्दी भूल जाते हो, ठीक है। तो याद कैसे करोगे दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट तो आपको याद होगा 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसी के ठीक 2 साल बाद ही स्टार्ट होती है यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो 1775 दोस्तों याद रखेगा और स्टार्ट होती है, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया है, उसके 2 साल पहले ये समाप्त होता है। तो इसके 2 साल पहले, रेगुलेटिंग के 2 साल बाद स्टार्ट होता है और पिट्स इंडिया के 2 साल पहले समाप्त हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, अगर याद रख सकते हैं तो। याद रखेगा इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव का जो समर्थन था उसको वापस ले लिया था। यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अच्छा दोस्तों, इस समय मराठों की विजय पताका फहरती थी, आपको याद होगा 1761 में एक और लड़ाई हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसे अहमद शाह अब्दाली ने लड़ा था, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा दोस्तों। अगर मैं बात कर दूं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो याद रखिए यह युद्ध, थोड़ा बोर्ड क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। तो कह रहा यह युद्ध कब हुआ था, 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था। और याद रखेंगे इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दिया था, ठीक है। किसमें, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो यह 1816 से लेकर 1818 तक में हुआ था। 1815 की बात कर लूं दोस्तों, अगर मैं 1815 की, तो याद रखिए इस समय राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। 1815 में राजा
राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। तो याद रखिए 16 से लेकर 18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, और बाद में मराठा शक्ति और पेशवा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। अब जब पेशवा आ ही गए थे तो एक बार पेशवा का भी इतिहास पढ़ लेते हैं। देखिए पूरे पेशवाओं के बारे में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम दिल्ली पुलिस के परीक्षा को ध्यान में रखें तो मेरा सबसे पहला फर्ज है कि सभी विषय को समराइज करके अधिकतम चीजें आपको बता पाना, ठीक है। तो यहां से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं, याद रखेगा मराठा पेशवा, ठीक है। अब देखिए पेशवा जो कि सबसे प्रधान पद होता था उसके बारे में दोस्तों, पहले पेशवा के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ का जो समय था वो 1713 से लेकर 1720 तक का समय है, ठीक है। 1713 से 1720 की बात कर लें तो इस दौरान दोस्तों आपको याद होगा उत्तरवर्ती मुगल शासकों में रफीउद्दौला, रफीउद्दौला ये सब थे। लास्ट टाइम आपका कौन आ गया था, मोहम्मद शाह रंगीला भी आ चुका था, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। अगर मैं इधर बात करूं पेशवाओं की, तो याद रखे बालाजी विश्वनाथ, ये पहले पेशवा, ठीक है। करस साहू ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में पेशवा बनाया, और इनकी मृत्यु बहुत कम समय में हो गई, 1720 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बनाकर राजा को शक्तिहीन कर दिया था। किसने, बालाजी विश्वनाथ ने, ठीक है। क्या कर दिया, पेशवा का पद ही वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत मतलब क्या, जो भी पेशवा होगा उसका जो जनरेशन होगा वो भी अब पेशवा रहेगा, यानी पेशवा का पद ही पूरा क्या हो गया, वंशानुगत पद हो गया, ठीक है। लिख रहा है साहू जी ने खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की मदद से ताराबाई को पराजित किया था। किसको, ताराबाई को पराजित किया था 1707 में, ठीक है, याद रखेगा। करा बाजीराव प्रथम, इसके नाम से तो मुझे लगता है हर कोई वाकिफ होगा। अरे बाजीराव मस्तानी नहीं देखा आपने, ठीक है, तो याद रखेगा वही बाजीराव मस्तानी है। तो याद रखेगा बाजीराव प्रथम 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद गद्दी पेशवा की गद्दी कौन संभालता है, कौन संभालता है, बाजीराव प्रथम, ठीक है। याद रखेगा 1720 से लेकर 1740 तक बहुत बेहतरीन रोल अटेंड करते हैं ये। करा दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा, जिसने कहां आक्रमण कर दिया, डायरेक्ट दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तो प्रथम पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम, जिसने 1737 ईस्वी को दिल्ली में धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह कौन था, याद रखे, मोहम्मद शाह रंगीला। अरे 1737 की बात कर रहा है, इसी 1737 के ठीक 2 साल बाद कौन हमला करने वाला है, नादिर शाह, फारस का शासक जो नादिर शाह है वो हमला करेगा। किसके ऊपर, इसी मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर। ये रंगीला बादशाह था, दिन भर लड़कियों के पीछे भागता था, गड़िकाओं के साथ रहता था, ठीक है, याद रखेगा, हमेशा शराब और शबाब में मस्त रहता था, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहते थे। तख्ते ताउस उठा ले गया कौन, बताइए, तख्ते ताउस कौन उठा लेगा, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था, उस पर कोहिनूर हीरा जड़ा था, उसे नादिर शाह उठा ले गया था, ठीक है, तो याद रखेगा। और जब पेशवाओं ने जो धावा बोला इनके ऊपर, दिल्ली के ऊपर, तो बहादुर जो रंगीला था, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं, यह दिल्ली के तख्त से भाग खड़ा हुआ, ठीक है, डर के मारे। तो याद रखेगा। लिख रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। यह वृक्ष अगर शाखाएं गिर जाएंगी तो याद रखिए वृक्ष जो है वो स्वयं गिर जाएगा। हमारे प्रयत्नों से मराठा का पताका कृष्णा नदी से, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से अटक तक फहरने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार तक फहरा देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि पद वंशानुगत बन चुका था। बालाजी विश्वनाथ की जनरेशन आ चुकी थी, बाजीराव प्रथम, और इसने सब कुछ करके दिखाया। लिख रहा बाजीराव प्रथम मस्तानी नाम की महिला के साथ संबंध होने के कारण चर्चित में था, और आप पूरी मूवी देखकर जान गए होंगे, ठीक है, बाजीराव मस्तानी, ठीक है। मस्तानी इनकी दीवानी थी और ये मस्तानी के दीवाने थे। सन 1739 में जिस वर्ष दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला पर हमला हुआ था, उसी वर्ष दोस्तों बेसिन की विजय हुई थी, बेसिन की, ठीक है, और बाजीराव की महान सैन्य कुशलता का प्रतीक माना जाता है। इसमें बाजीराव ने पुर्तगालियों से जो सालसेट द्वीप था, सालसेट द्वीप दिल्ली वहां मुंबई में है, कहा जाता है मुंबई किस द्वीप पर बसा है, सालसेट द्वीप। तो वहां पर जो सालसेट है और बेसिन है उसको जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। पुर्तगालियों को हरा दिया था किसने, याद रखिए, बाजीराव प्रथम ने, ठीक है। तो याद रखिए बेहतरीन शासक थे, ठीक है।
शासक नहीं कह सकते, बेहतरीन पेशवा थे, उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू पातशाही का आदर्श बाजीराव प्रथम के द्वारा ही प्रारंभ किया गया, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों बालाजी बाजीराव, ठीक है। अभी हमने पढ़ा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ पहले व्यक्ति थे, 1720 में उनकी मृत्यु हो गई, 1716 में आए थे, 20 में मृत्यु हो गई, 4 साल बाद। 1720 से लेकर के 1740 तक कौन थे, याद रखिए बाजीराव प्रथम थे, और बाजीराव प्रथम के बाद कौन आ गए, बालाजी बाजीराव, मतलब दादा और पिता दोनों का नाम मिलाकर लिख दिया बालाजी और बाजीराव, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव ये 40 से लेकर 61 यानी 21 साल तक गद्दी पे बैठे रहे। करा इन्होंने नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था बालाजी बाजीराव को, ठीक है। करा बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में, जिसमें मराठों की हार हुई, और याद रखिए इससे बाद में जो है यहां पर बालाजी की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। आगे देखिए माधवराव प्रथम, इसके बाद पेशवा कौन बनता है, माधवराव। 1761 में मृत्यु होने के बाद, जिस वर्ष लड़ाई हुई अहमद शाह अब्दाली के साथ, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध, बस मृत्यु हो गई, और फिर कौन आ गए, बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव प्रथम जो थे वो आ गए, और 1761 से लेकर 1772 तक, 73 हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता ना, रेगुलेटिंग एक्ट करके आप याद कर लेते, ठीक है। तो याद रखिए 1772 तक जो है पानीपत के युद्ध के बाद मराठा पेशवा इनको बनाया गया। अल्प वयस्क होने के कारण इनके चाचा रघुनाथ राव को इनका रीजेंट बनाया गया। जैसे होता है ना कोई अल्पवयस्क पुत्र होता है, तो जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता तब तक वो किसी के जो है अधीन होता है, किसी न किसी के संरक्षण में होता है। तो याद रखिए रघुनाथ राव के संरक्षण में यह था, ठीक है। आगे देखिए माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, आपको याद होगा दोस्तों जब बक्सर की लड़ाई हुई थी उस समय मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय, वो भी तो बक्सर की लड़ाई में गया था 1765 में। तो अभी कहानी बताऊंगा, आगे कभी कहानी आएगी, ठीक है। तो कह रहा शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पर बैठाया, और मुगल बादशाह अब जो है मराठों का पेंशन भोगी बन गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे कह रहा है दोस्तों बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय आते हैं कब, 1795 में। बाजीराव नाम ही गजब था, इसके पहले बाजीराव प्रथम थे जिनको बाजीराव मस्तानी कहा जाता था, ये बाजीराव द्वितीय हैं, याद रखेगा। वो 20 से 40 तक थे, और ये 95 से 18, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अंतिम पेशवा थे जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बने थे। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान किसका था, याद रखिए बाजीराव द्वितीय। अयोग्य तरह से थे, आप कह सकते हैं, यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, इसीलिए जो है इसके बारे में बहुत कुछ गलत भी लिखा गया है। कह रहा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद सन 1818 में, सन याद रखेगा 1818 में मेलकन के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, और यहां पर अंग्रेजों ने जो पेशवा का पद था वो पद ही समाप्त कर दिया। क्यों, क्योंकि मराठों की जान कौन थी, पेशवा। पेशवा के नियंत्रण में ही मराठे जो है अपने आप को राजा घोषित किए हुए थे। अगर ये पेशवा का पद समाप्त हो जाता तो पूरा मराठा समाप्त हो जाता, और इस प्रकार जो है अंग्रेजों ने 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया, और बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट जो बिठूर है वहां भेज दिया, और उसको एक पेंशन तय कर दिया कि अब आपको पेंशन दिया जाएगा। और लास्ट में चल के जिस समय झांसी पर हमला हुआ है 1853 में, याद रखिए हमला क्या 1853 में जो है झांसी का विलय किया गया था, ठीक है। तो वहां पर रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने विरोध भी किया था, उसी समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर इतनी बातें आप याद रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर जाने वाला है। देखिए आपकी परीक्षा में इतना भी डिटेल नहीं आएगा, वो तो जान लो कि आपको चीजें एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाई जा रही हैं कि आप अपने आप को कमजोर न फील करो, हमेशा तैयार रहो, हर एक लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार रहो। अभी मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं तो सही है ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप लोग बोल लेते पीडीएफ आपको चाहिए, अभी आप 2-4-10 दिन पढ़ो। पीडीएफ के मामले में थोड़ा सा लेट लतीफ हूं मैं, लेकिन मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल घबराइए मत, परेशान मत होइए, ये पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दो। देखिए कुछ लोग ये बोल रहे थे सर नेट जो है हमारा समाप्त हो जा रहा है, उसके लिए भी काम चल रहा है, धीरे धीरे हम लोगों ने फाइलों को छोटा किया, अभी पहला बैच है, इस वजह से देखिए आप इतने दिन से अपना लाड प्यार दे रहे हैं, अगर आज हमें सपोर्ट देना बंद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए खाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी तरह से कुछ कहानियां और समझ लेते हैं सिख गुरु के बारे में। अगर हम सिखों की बात कर दें, अभी तो मराठों की बात किया, मराठा और पेशवा इतनी बात किया, अब हम चल रहे हैं सिखों की बात करने के लिए। अब दोस्तों अगर
मतलब जहां सिख की बात आती है आपके मन में तुरंत कौन आ जाता है? गुरु नानक देव की एक छवि बन जाती होगी। याद रखिए गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कहां पर हुआ था? तलवंडी नाम के स्थान पर हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। यह कहां पर है? यह पाकिस्तान में, भारत में नहीं है। उस समय पंजाब में हुआ करता था, उसमें पंजाब पाकिस्तान तक फैला होता था। ठीक है, तो लिख रहा है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? 1469 में, और मृत्यु कब होती? 1539। 1539 आपको याद होगा दोस्तों, भारत में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, मैं इतना कोरिलेट करके सन बताता हूं कि आपको चीजें न भी याद रहेंगी ना तो याद हो जाएंगी। ठीक है, बार बार देखते देखते सुनते सुनते आपको चीजें ध्यान आ जाएंगी। चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में। ठीक है, याद रखिएगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिख रहा है कि गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम का एक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। दोस्तों, ये लंगर चलता है ना आज भी, अमृतसर कभी चले जाओ आप, ठीक है, तो आपको या ज्यादातर जो गुरुद्वारे होते हैं वहां लंगर की व्यवस्था है। लंगर में आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता है, सभी के लिए क्या होता है? वहां भोजन मिलता है। ठीक है दोस्तों, जब मैं अमृतसर गया था, इतना बेहतरीन मंदिर वहां पर है, मतलब तबीयत खुश हो गया। कितना सेवा भाव है वहां पर। आप कभी जाओ, एकदम मतलब मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो याद रखिए यहां पर लंगर का कार्य जो शुरू किया वो सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था। गुरु नानक ने संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर। तो पूछता है संगत और पंगत की शुरुआत किसने किया? तो क्या बताएंगे? गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, संगत माने धर्मशाला, पंगत माने लंगर, किसने किया है? तो गुरु नानक देव जी ने इसे स्थापित किया है। आगे देख रहा है कि 1539 में इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? करतारपुर में हुई थी। 1539 में इनकी मृत्यु करतारपुर में। चलिए, अब आपको पता होगा बहुत सारे गुरु हुए हैं, तो अभी सभी गुरु के बारे में स्पेशल बता दूंगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे गुरु अंगद देव जी की अगर बात आती है तो ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन आप अगर याद रखो तो कभी परीक्षा में उत्तर गलत होने वाला नहीं है। देखिए, गुरु अंगद देव की बात करें दोस्तों तो सिखों के दूसरे गुरु थे। पहले नंबर पे कौन थे? आपके गुरु नानक देव जी थे। दूसरे नंबर पे कौन थे? तो अंगद देव जी थे। ठीक है, याद रखिएगा। और गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि में चीजों को लिखना शुरू किया था। तो याद रखिए, यहां पर गुरुमुखी लिपि का प्रतिपालन किया, आरंभ किया था, इसको याद रखेगा। और गुरु अंगद देव जी ने क्या किया कि लंगर की जो व्यवस्था गुरु नानक देव ने चलाया था उसे अस्थाई बना दिया। मतलब लगातार लंबे समय तक ये व्यवस्था चलती रहे, संगत और पंगत, तो उसको अस्थाई रूप देने का कार्य कौन किया है? गुरु अंगद देव जी ने किया है। अंगद देव जी के बाद कौन आ गए? तो याद रखिए, अमरदास जी आ गए। ठीक है, अमरदास ये सिखों के तीसरे गुरु थे। ठीक है, अमरदास तीसरे गुरु थे। और अकबर ने, जो अकबर है, अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट भी किया था और बीबी भिनी को कई गांव भी दिया था। ठीक है, बहुत सारे गांव दिया था और इसी गुरुपुत्री थी, ठीक है, बीबी भिनी, उनको बहुत सारे गांव दिया था ताकि वहां जाकर के धर्मार्थ के काम किए जा सके। ठीक है, तो अकबर ने आकर के मुलाकात किया था अमरदास जी से। ये तीसरे नंबर के गुरु थे। ठीक है, गुरु रामदास जी की बात करूं दोस्तों तो सिखों के चौथे गुरु थे और इनको 500 बीघे की जमीन दिया गया था अकबर के द्वारा, गुरु रामदास जी ने। इसी रामदास वाली जमीन पर ही अमृतसर जो मंदिर है, हरमिंदर साहब का मंदिर, उसका निर्माण कराया गया। ठीक है, इस 500 बीघे जमीन पर अमृतसर को शहर को बसाया गया है। कह गुरु रामदास जी ने यहीं पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना कराया। तो याद रखिए, चौथे गुरु थे गुरु रामदास। फिर से याद रखिए, पहले थे गुरु नानक देव, दूसरे थे अंगद देव, तीसरे थे अमरदेव। ठीक है, अमरनाथ जी। ठीक है, अमरदेव याद रखे, अमरनाथ। ठीक है, देखिए, और चौथे थे दोस्तों गुरु रामदास जी और 5वें नंबर पे आ जाएंगे अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी की लड़ाई चल रही थी अकबर के पुत्र किसके साथ? जहांगीर के साथ। ठीक है, तो याद रखेगा। अब देखिए, पिताजी ने इतना बढ़िया रिलेशन बनाया, बीबी भिनी जो गुरुपुत्री थी उनको दान दिया। ठीक है, रामदास को 500 बीघे की जमीन दान दे दिया जहां पर स्वर्ण मंदिर बना है। ठीक है, और वहीं इसके पुत्र ने क्या किया? अकबर के पुत्र सलीम ने, जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि याद रखिए, इन्होंने सहायता किया था खुसरो का। ठीक है, तो याद रखिएगा, 5वें गुरु को इन्होंने क्या कर दिया? अच्छा, इन्होंने गुरु के पद को पैतृक भी बनाया था गुरु अंगद देव, अर्जुन देव जी ने। ठीक है, लिख रहा है कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया हुआ है। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर
अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहब मंदिर का निर्माण भी कराया। जहांगीर जो 1606 ईस्वी में, ठीक है, अकबर का पुत्र था जो गद्दी पर बैठा था, उसने राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव जो 5वें नंबर के गुरु थे उनको फांसी दिला दिया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहीं से लड़ाइयां शुरू होती हैं। आगे लिख रहा गुरु हरगोविंद, कौन आ गए? हरगोविंद, ये 6वें नंबर पे हैं। ठीक है, ये 6ठे नंबर के गुरु हैं, याद रखेगा। और तलवार बांधकर गद्दी पर बैठना। देखिए अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5वें गुरु की हत्या कर दी गई। यार किसी गुरु, किसी संत महात्मा की हत्या करना ये कितनी बुरी बात है। सोचो, सलीम ने करा दिया हत्या। ठीक है, तो लिख रहा है कि ये 2 तलवारें बांध करके गद्दी पर बैठते थे और यहीं से ये सारी चीजें शुरू। संत महात्मा भी तलवार रखना शुरू कर दिए। कर दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा भी गुरु हरगोविंद साहब ने स्टार्ट कराया। लिख रहा है गुरु हरगोविंद साहब ने सिखों को सैन्य बल में बदल दिया। और सैन्य बल में क्यों बदल दिया? क्योंकि अब वो चाहते थे कि कोई भी गुरु जो है किसी भी तरीके से गुरुओं के ऊपर अत्याचार ना हो, हमला ना हो। और 5वें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या कर दी गई थी, इसलिए हरगोविंद साहब ने यह सारा कार्य किया। अकाल तख्त का निर्माण कराया, सैन्य बल बनाया। ठीक है, इसको याद रखेगा। अब 7वें नंबर पे आते हैं गुरु हरराय। इसके पहले हरगोविंद थे, ये हरराय हैं। ठीक है, याद रखे। करा गुरु हरराय ने शाहजहां के पुत्र दारा सिकों को आशीर्वाद दिया। देखो अब धीरे धीरे मुगलों के साथ फिर से संबंध बनने शुरू हो गए। ठीक है, इसके बाद है गुरु हरकिशन। हरकिशन याद रखेगा सिखों के 8वें गुरु थे और इनको जो है रोग हो गया था, चेचक, जिसे चिकन पॉक्स बोलते हैं, और उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 9वें गुरु थे दोस्तों गुरु तेग बहादुर। याद रखिए इस्लाम न स्वीकार करने की वजह से इनकी लड़ाई थी औरंगजेब के साथ, और औरंगजेब ने क्या कर दिया? इनको भी इनकी हत्या करवा दिया। ठीक है, तो याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, देखिए 2 गुरु की हत्या हो चुकी थी। पहले 5वें नंबर पे गुरु अर्जुन देव थे और उसके बाद यहां पर 9वें नंबर पे गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम न कबूल होने की वजह से हुआ। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो थे, याद रखिए सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, क्योंकि इसके बाद जो किताब थी ना, ठीक है, आदि ग्रंथ, उसी को गुरु मान लिया गया। उसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ है। करा इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को क्या किया? सच्चा पातशाह बताया। ठीक है, इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, 5 ककार क्या होता है ध्यान दीजिएगा? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5 चीजें हर सिखों को धारण करना चाहिए, ये इन्होंने सिखाया। 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ये रखने की अनुमति दिया। ठीक है, और आपने देखा होगा कि पंजाबी जो लोग होते हैं, जो सिख धर्म वाले होते हैं, वो अपने नाम के अंतिम में सिंह वर्ड जोड़ते हैं, सिंह यानी शेर। ठीक है, तो गोविंद सिंह जी ने सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। करा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना भी किया 1699 ईस्वी में, खालसा पंथ की स्थापना किया है गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ये सभी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। खालसा पंथ की स्थापना किया 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। लिख रहा गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को क्या बना दिया? गुरु मान लिया, और आगे से अब वही गुरु माना जाता है, तो उसको भी याद रखेगा। करा कि अब गुरुवाड़ी सिख संप्रदाय में गुरु का कार्य करेगी, वही जो आदि ग्रंथ था वही। ठीक है, याद रखेगा। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने, याद रखे, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इन दोनों को जिंदा ही दीवार में चुगवा दिया। ठीक है, अब सोचो पिता के सामने 2-2 पुत्र की हत्या कर दी जा रही है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं यहां पर। ठीक है, याद रखेगा। कर सन 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी की भी हत्या कर दिया। तो 5वें गुरु, 9वें गुरु और 10वें गुरु, 3 गुरु की हत्या किया गया है, उसको भी आप याद रखेगा। इसके बाद बंदा बहादुर का नाम आता है दोस्तों। बंदा बहादुर 1670 में रजौली गांव के पास में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखेगा। अगर इतना ध्यान रखते हैं तो परीक्षा में गलतियां नहीं होंगी। अधिकतम इतना प्रश्न बन सकता है, इससे ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। अब देखिए यहां पर दे रहा सिखों के 10वें गुरु। ठीक है, अब 10 गुरु के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। यहां पर टाइम पीरियड दे रहा है, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहा हूं आपको। नानक देव जी के बारे में जान गए हैं। सिख धर्म की स्थापना करने के लिए नानक देव जी को जाना जाता है। अंगद देव जी का नाम आप पढ़ चुके हैं। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गोविंद सिंह, इसको आप ध्यान रखिएगा। बंदा बहादुर लास्ट में आते हैं। ठीक है, और बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था, और बंदा बहादुर ने क्या किया? एक नया राजधानी बनाया, लोहागढ़। क्या नाम था? लोहागढ़ या लोहगढ़। ठीक है, इसको अपनी राजधानी बनाया। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नामक के उनके नाम के सिक्के चलाए सबसे पहले। याद रखिए
बहुत बड़ा राजा तो नहीं था बंदा बहादुर, लेकिन हाँ अगर बात कर दे सिखों को मजबूत करने की, तो मजबूत करने में एक कड़ी जोड़ने का काम बंदा बहादुर ने किया था। ठीक है, याद रखेगा। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां, वही वजीर खां जिसने हत्या करवाया था, ठीक है, उसकी भी हत्या कर दिया बंदा बहादुर ने। ठीक है, कर मुगल बादशाह फर्रुखसियर को दोस्तों घृणित कायर कहा जाता है। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह कहा जाता है, उसी तरह से इसको क्या कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है फर्रुखसियर को। याद रखिए, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरदासपुर के नांगल में हत्या करा दिया। इसकी भी हत्या हो गई, और किसने कराया, तो फर्रुखसियर ने कराया था। ठीक है, बंदा की मृत्यु के बाद सिख में कई छोटे छोटे टुकड़ों में यह सिख धर्म विभाजित हो गया, और इस तरह बहुत सारे मिसल के रूप में या बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिख और अंग्रेज संबंध के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिखों और अंग्रेजों के बीच में कैसे संबंध थे और कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी गई थी। ठीक है, लिख रहा है चार्ल्स मेटकाफ, नाम सुना है कि नहीं? चार्ल्स मेटकाफ और राणा रणजीत सिंह के साथ एक संधि हुआ था, अमृतसर की संधि, सबसे प्रसिद्ध संधि मानी जाती है। सन 1809 में यह संधि हुई थी। सन 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, किसके बीच में? याद रखिए, महाराजा जब तक रणजीत सिंह गद्दी पर थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई आंख उठा के देख ले। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ के साथ संधि हुआ। करा रणजीत सिंह जमान शाह, यह अफगानी शासक था, उसकी अनुमति पर लाहौर का शासक बना था, और इसी की अनुमति पर रणजीत सिंह को राजा की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, तो याद रखेगा। करा रणजीत सिंह का शास सदाकौर कन्हैया मिसल के मुखिया थे। अच्छा, कभी कोई पूछता है किस मिसल से संबंधित थे, तो याद रखेगा ये कन्हैया मिसल से संबंधित थे, ध्यान दीजिएगा। करा फैजलपुर के कपूर सिंह ने किसानों को संगठित करके दल खालसा बनाया। आपसे परीक्षा में पूछता है कि दल खालसा की स्थापना किसने किया, क्या बताएंगे? कपूर सिंह ने किया है। दल खालसा की स्थापना किसने किया है? कपूर सिंह ने किया है। और कहां के रहने वाले थे? फैजलपुर गांव के रहने वाले थे। जमान शाह भी बता दिया आपको, जमान शाह ने क्या किया था? रणजीत सिंह के आगे राजा का शब्द दिया था। जैसे आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय का, वो राजा नहीं थे पेशे से, ठीक है, उनको राजा उपाधि दिया गया था, और वो उपाधि किसने दिया था? अकबर दूती ने दिया था। किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को अकबर दूती ने दिया था, जबकि महाराजा रणजीत सिंह को उपाधि किसने दिया था? तो याद रखेगा दोस्तों, उनको जमान शाह ने उपाधि दिया था। ये अफगानी शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ युद्ध हुए थे अंग्रेज और सिखों के बीच में, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद। ठीक है, देखिए सन 1845 लिख रहा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखें। यह युद्ध जो था, यह 1845 से 46 के दौरान हुआ है। करा है कि ह्यूगब के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 में लड़ाई लड़ी गई मुदकी नामक स्थान पर, जहां पर अंग्रेजी सेना ने लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित किया था। तो पहली आंग्ल सिख लड़ाई में पहले ही सिख क्या हो गए? पराजित हो गए थे। ठीक है, पराजित होने के बाद सिखों ने 8 मार्च 1946 को अंग्रेजों के साथ एक संधि किया, लाहौर की संधि। कौन सी संधि? हारने के बाद संधि तो होनी है, तो लाहौर की संधि यहां पर होती है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा, ये लड़ाई कब हुई? देखो, ये लड़ाई हुई है 45-46 में। उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। हार्डिंग प्रथम बोलिएगा, हार्डिंग द्वितीय मत बोलिएगा गलती से। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय बहुत बाद में आएगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद हार्डिंग द्वितीय आता है। ठीक है, तो याद रखेगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। करा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यह लड़ाई थोड़ी समय 3 साल बाद फिर से लड़ाई हुई। ठीक है, अरे 45-46 में एक हुई, 47 शुरू करके 48 में फिर एक लड़ाई हो गई। ठीक है, तो याद रखें 48-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। यानी अभी अभी लाहौर की संधि से जो है पर्दा गिरा ही था कि फिर से पर्दा उठ गया। ठीक है, तो 48-49 में द्वितीय लड़ाई हुई है। याद रखेगा इस युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह के द्वारा लड़ी गई। ठीक है, तो उसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय डलहौजी की एंट्री भारत में हो चुकी थी। यह वही डलहौजी था जिसने विलय की नीति बनाई थी, व्यापकगत नीति का सिद्धांत बनाया था। ठीक है, जिसमें राज्यों को हड़पने की नीति बनाई थी इस डलहौजी ने। ट्रेन भी सबसे पहले इसी के समय में चलाई गई थी। ठीक है,
तो याद रखेगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में डलहौजी आ चुका था, और याद रखें इस युद्ध में गफ के स्थान पर ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति कौन आ गया था? चार्ल्स नेपियर आ गया था। बड़ा खतरनाक व्यक्ति था। करा यह लड़ाई चिनाब नदी के किनारे गुजरात में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध में भी सिखों की बुरी तरह से पराजय हुई। पहले वाले में भी पराजय और लाहौर की संधि करनी पड़ी, और दूसरे वाले में भी पराजय हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। करा गुजरात के पास जो युद्ध हुआ था ना, इसको तोपों का युद्ध कहा जाता है। बड़ा विकराल युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन यहां पर बहुत बुरी तरह से सेना हार गई थी। करा लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में घोषणा किया कि संपूर्ण ये पंजाब जो राज्य है उसका विलय कर दिया जाएगा, इसमें अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए, और मिला लिया गया। ठीक है, करा सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा जो था, ठीक है, वो कोहिनूर हीरा भी किसको मिल गया? अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। ठीक है, और अंग्रेजों ने उसे ले जाकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा महाराजा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा ने वो कोहिनूर का हीरा भेंट किया था, तो उसको भी याद रखेगा। और ये कोहिनूर का हीरा सबसे पहले कहां जुड़ा था? तख्ते ताउस जो बना था, ठीक है, जिसे किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन जिसे कहते थे, शाहजहां ने बनवाया था। 1739 में नादिर शाह इसी मयूर सिंहासन को कहां लेके चला गया? फारस, और वहां से कोहिनूर हीरा निकलते निकलते कहां तक आ पहुंचा था? याद रखेंगे, ये कोहिनूर हीरा इस अफगान शासक शाह शुजा के पास तक आ गया था, और उसके थ्रू राजा रणजीत सिंह के पास, और उनके थ्रू अंग्रेजों के पास, और अंग्रेज पहुंचा दिए विक्टोरिया के पास। आज भी हमारा कोहिनूर किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए अब आंग्ल मैसूर संघर्ष भी पढ़ लेते हैं। भाई आंग्ल मराठा पढ़ लिया गया, आंग्ल सिख पढ़ लिया गया, आंग्ल मैसूर भी पढ़ लिया जाए। सर वही वाला मैसूर जिसमें हैदर अली टीपू सुल्तान थे? हाँ, उसी वाले मैसूर की बात कर रहा हूं। लिख रहा है कि 1732 में विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों में राजा वाडियार चिक्का कृष्णराज ने क्या किया? सत्ता हस्तांतरण किया मैसूर में, और वहीं से कहानी शुरू होती है। लिख रहा है दो मंत्री थे, एक का नाम था नंदराज, दूसरे का नाम था देवराज। सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया और वहीं से कहानी शुरू होती है। हैदर अली ने अपना पूरा जीवन एक घुड़सवार के रूप में बिताया, ठीक है, लेकिन वह अंतिम समय में क्या हो गया? मैसूर का शासक बन बैठा। ठीक है, याद रखिए इसी का पुत्र है टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान को बहुत शेर भी माना जाता है, बहुत गजब की लड़ाई लड़ता था, लेकिन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई 1799 में। ठीक है, याद रखिएगा। पिताजी की मृत्यु 1782 में हुई थी, अभी बताता हूं आगे। लिख रहा फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार भी स्थापित किया था। ठीक है, किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। और फ्रांसीसियों से दोस्ती होने की वजह से इनका जो है अनफ्रेंडशिप था, समझ लो एक तरह से। ठीक है, दोस्ती नहीं हो पा रही थी अंग्रेजों के साथ। क्यों? क्योंकि ये लगाव बैठा हुए थे किसके साथ? फ्रांसीसियों के साथ। लिख रहा हैदर अली धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला शासक था, यानी इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि यार की अलग अलग दृष्टि से सबको देखे, हे दृष्टि से। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध दोस्तों 1767 में स्टार्ट हुआ है। आपको याद होगा इसके ठीक पहले बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 1765 में। ठीक है, ये उसके ठीक 2 साल बाद की लड़ाई है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, 1767 से लेकर 1769 तक यह युद्ध लड़ा गया। और याद रखेंगे हैदर ने चतुराई से अंग्रेजों का सामना करते हुए 1769 को मद्रास की संधि करने के लिए बाध्य किया, अंग्रेजों को बाध्य किया। अब जाकर के अंग्रेजों की बुद्धि ठिकाने आई। तो पहले वाले में तो अंग्रेजों ने जो है यहां मद्रास की संधि कर लिया था। अगर दूसरी लड़ाई की बात करें तो दूसरी वाली आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था, लेकिन 82 में ही मृत्यु हो गई थी हैदर अली की। ठीक है, उस समय वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, इसके गवर्नर जनरल था भारत का। ठीक है, इसके पहले कोई गवर्नर पद पे नहीं था। क्यों? भारत नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ठीक है, इसके पहले टेम्परेरी रूप से अगर इस पीरियड की बात करें तो क्लाइव था। कौन था? क्लाइव। वही क्लाइव था जिसने सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसके साथ जो लड़ाई किया था, वही क्लाइव यहां टेम्परेरी आप कह सकते गवर्नर जनरल माना जा रहा था। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में लड़ा गया है। और याद रखें यह मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ है। ठीक है, इसमें जो है मैसूर वालों की हार हुई थी। तीसरे वाले में बात करें तो कार्नवालिस आ चुका था। यह युद्ध 1790 से 92 में हुआ है। कार्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्ती शुरू किया गया था। सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है किसको? कार्नवालिस को। याद है ना? तो याद रखेगा। लिख रहा है कार्नवालिस। अच्छा, इसकी मृत्यु भी हुई है तो इसका मकबरा बनाया गया गाजीपुर के पास में। कह रहा यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। और अंतिम वाले में लॉर्ड वेलेजली है, इसमें टीपू सुल्तान की
मृत्यु हो गई, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। करा द्वितीय आंग्ल मैसूर, अच्छा ये तो मोटी मोटा था, एक बार फिर से यहां देखिए। करा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली, ठीक है, 1782 में मारा जाता है। और याद रखिए यहां पर ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध जो हैदराबाद के निजाम थे और जो मराठे थे वो सब मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर हार होती है। कर हैदर ने अंग्रेज कर्नल बेली को हराकर कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर भी अधिकार कर लिया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के तत्काल बाद जो शासन था वो किसके हाथों में आ गया? टीपू सुल्तान के हाथों में आ चुका था। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का क्या बना? शासक बना। समझ में आया ना दोस्तों? आराम आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। यही है कि आपको बहुत ध्यान से, और ये एक्सप्रेस बैच चल रहा है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा, तब तो कुछ हो पाएगा, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है ना? एकदम आराम आराम से पढ़ते चलिए। अभी तो समझ लो कि मोबाइल है, आप चाहो तो धीरे करके पढ़ो, तेज करके पढ़ो, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कुछ दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट किया करो, हम जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। करा टीपू सुल्तान द्वारा जारी सिक्कों पर याद रखें हिंदू देवी देवताओं का चित्र अंकित किया गया मिलता है, ठीक है। तो याद रखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार सिक्कों से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। ये जरूरत से ज्यादा डिटेल में जाके मैं पढ़ा रहा हूं। अब कोई ये ना कहेगा कि सर ये दिल्ली पुलिस के लिए इतना में हो जाएगा कि नहीं होगा, नहीं, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चल रही है। यहां जितनी चीजें दी जा रही है ना, एकदम एग्जाम को फोकस करके दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट करके एक चीज और पूछ रहे थे, सर करंट अफेयर और कंप्यूटर की क्लास कब चलेगी? दोस्तों चलेगी, अभी एडमिशन सेशन चल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं दे रहे हैं, अभी आगे चलेगी, आप टेंशन मत लो। आप यहां आ गए हो तो समर्पित कर दो अपने आप को, बस ईमानदारी से पढ़ने का बीड़ा उठा लो कसम से। सिलेक्शन चाहिए यार, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी स्टडी 91 की, ठीक है। और नितिन सर की तो बहुत ही होने वाली, मैं नहीं चाह रहा हूं हो, इस वजह से दोस्तों दिन रात मेहनत करता हूं मैं, ठीक है। आप मेहनत से पढ़ो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, बदले में आपको वर्दी देना है, वादा कर लो मेरे से, ठीक है, वादा कर लो दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है टीपू सुल्तान ने 1787 में अपनी राजधानी क्या बना लिया? श्रीरंगपट्टनम। इसीलिए अगली जो संधि हुई, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए जो संधि हुई है, वो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। अब चौथे में संधि मत बोलिएगा, क्यों? अरे जब पिताजी चले बसे, हैदर अली 82 में ही चल बसे थे, 1799 में टीपू सुल्तान भी मारा गया, तो संधि किससे होगी? हाँ, संधि किससे होगी? तो याद रखिएगा यहां पर आगे दे रहा है, फ्रांस एवं मैसूर का मैत्री मतलब मित्रता का प्रतीक माना जाता था, स्वतंत्रता का वृक्ष, वो यहां पर लगवाया गया था। कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में, याद रखेगा। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के जैकोबिन क्लब ज्वाइन किया हुआ था, कौन? टीपू सुल्तान। तो परीक्षा में पूछता है कि जैकोबिन क्लब को शामिल करने वाला एकमात्र सुल्तान कौन था? तो याद रखेगा टीपू सुल्तान था, ठीक है। फ्रांसीसियों तो दोस्ती बहुत थी। 4 मई 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ाई करते समय जो है ये शहीद हो गए थे, कौन? टीपू सुल्तान, जिसे आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब पढ़ते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। बंगाल यानी कलकत्ता पर। दोस्तों कलकत्ता पर अगर अंग्रेजों के अधिकार की बात करें तो सबसे शुरुआत में जो देखिए बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी कहानी सुनिए। सिराजुद्दौला से मैं कहानी शुरू करता हूं। लिख रहा उत्तर मुगलकाय में बंगाल सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। सबसे ज्यादा समृद्ध कौन था? बंगाल। क्यों? क्योंकि वहां पर एक अस्थाई शासन देखने को मिलता है। करा बंगाल प्रथम स्वतंत्र शासक, बंगाल का पहला सबसे स्वतंत्र शासक कौन था? तो याद रखें मुर्शीद कुली खां। क्या नाम था? मुर्शीद कुली खां, ये पहला शासक था, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कौन था? शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा, और उसके उत्तराधिकारी के समय में व्यवस्थाएं और मजबूत हो गई। भाई एक राजा ने स्थापना किया तो आगे वाले जो होंगे उसे बढ़ाने का कार्य करेंगे ना, तो इन्होंने बढ़ाया, और इसी वजह से दोस्तों इसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता था, ठीक है। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। क्या कहा था? एक डायलॉग बोला था, और डायलॉग आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। कह रहा था कि ये जो अंग्रेज हैं मधुमक्खियों की तरह हैं, अगर इनके साथ प्यार से रहोगे तो शहद देंगे, और इनको परेशान करोगे तो काट काट के मार डालेंगे। ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिए अलीवर्दी खान ने कहा था, ठीक है, इसको याद रखेगा। करा 10 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला जो था उसे बंगाल
बंगाल का नवाब बनाया गया। किसे? सिराजुद्दौला को। ठीक है, करा ब्लैक होल की घटना, बड़ी इंपॉर्टेंट घटना दोस्तों, 1756 में उल्लेख होता है ब्लैक होल की घटना का। कहा जाता है बहुत सारे बंदरगाह पर कुछ अंग्रेज व्यक्ति थे, उसको गिरफ्तार करवा करके सिराजुद्दौला ने उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। उस काल कोठरी में कुल 23-24 लोग थे, जिसमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें से एक व्यक्ति निकल करके भाग गया जिसका नाम था हालवेल। हालवेल ने जाकर के सारी व्यथा किसको सुनाया? किसको सुनाया? क्लाइव को। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को सुना दिया, और रॉबर्ट क्लाइव पूरा नाम था, ठीक है, याद रखेगा, क्लाइव को सुना दिया। और क्लाइव जो है 300 लोगों की एक छोटी सी सेना लेकर के आ गया सिराजुद्दौला से लड़ाई करने के लिए। ठीक है, तो याद रखेगा 146 व्यक्ति बंदी थे, 24 नहीं, 24 जो है 23 इसमें से क्या हो गए थे? जीवित बचे थे, और एक भाग गया था। ठीक है, तो उसको याद रखेगा। करे प्लासी का युद्ध, और जब क्लाइव आया ना तो क्लाइव को लगा यार कि एक तरफ 20,000 की सेना थी। ठीक है, 20,000 की सेना थी सिराजुद्दौला के पास, और अंग्रेजों के पास 300 लोग थे। तो आ तो गया क्लाइव लड़ाई करने के लिए, लेकिन क्लाइव जानता था कि अगर हम लड़ेंगे तो मरेंगे। ऐसे में उसके पास लड़ाई करने का रास्ता खुला हुआ नहीं था। इसने क्या किया? इसने चतुराई दिखाया क्लाइव ने, और जो सेनापति था उसे गद्दी ऑफर कर दिया। सेनापति कौन था? मीर जाफर। और मीर जाफर यही निकल गया धोखेबाज। ठीक है, तो याद रखेगा मीर जाफर के धोखा देने की वजह से, पता जब लड़ाई हुआ ना तो मीर जाफर क्योंकि सेनापति था, और सेनापति जो कहता है वही सेना करती है, राजा का कहने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ठीक है, और यहां पर सेनापति की वजह से सिराजुद्दौला मारा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, और इस लड़ाई में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा जाता है, और गद्दी किसके हाथ में आ जाती है? याद रखे मीर जाफर के हाथ में आ जाती है। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, मीर जाफर कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा रहा, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। सेनापति से कोई राजा बन गया तो जरूरी तो है नहीं कोई बहुत बढ़िया नवाब हो। ठीक है, तो अंग्रेजों को लगा ये तो बेकार आदमी है, इसलिए मीर कासिम जो एक योग्य नवाब के रूप में था, अंग्रेजों ने मीर कासिम को राजा बना दिया। ठीक है, नवाब बना दिया। मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया। कहोगे कैसे उतार दिया? क्योंकि अंग्रेजों ने गद्दी पर बिठाया था इसलिए उतार दिया। ठीक है, तो उतार दिया। मीर कासिम क्या हो गया? अब गद्दी बैठ गया। देखिए कहानी सुनते जाइए ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले सिराजुद्दौला था, पहले सिराजुद्दौला को मारा गया। ठीक है, इस नवाब को मारा गया, और गद्दी किसके पास चली गई? मीर जाफर के पास चली गई। क्योंकि मीर जाफर अयोग्य था, इसलिए अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बैठा दिया गद्दी पे। ठीक है, लेकिन जब मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया तो यह योग्य निकला। यह इतना योग्य निकला कि यह अंग्रेजों के कार्यों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जिस व्यक्ति ने तुमको नवाब बनाया है, अगर उसके कार्य में हस्तक्षेप करोगे मतलब तुम्हारी कुर्सी जाने वाली है। ठीक है, और अंग्रेजों ने फिर क्या किया? मीर कासिम को गद्दी से उतार करके दोबारा मीर जाफर को फिर से क्या बना दिया? नवाब बना दिया। तो अब मीर कासिम को तुम गद्दी से उतार दियो, तो मीर कासिम तो मानने वाला है नहीं। मीर जाफर को गद्दी से उतारे, मीर जाफर मान गया, लेकिन मीर कासिम गद्दी से उतारे वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वह एक योग्य नवाब था। तो ये पहुंच गया मदद मांगने के लिए। किसके पास पहुंच गया? याद रखिए उस समय मुगल जो बादशाह थे उनका नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। उस समय कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इसके अलावा अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। ठीक है, उनसे मदद मांगने के लिए पहुंच गया। यह हुआ कि मुगलों की सेना, अवध की सेना और मीर कासिम की जो खास सेना थी, ये तीनों सेनाओं का एक संयुक्त संगठन बनाया गया, और ये कहा कि हम तीनों लोग मिलकर चलेंगे और अंग्रेजों को खदेड़ करके भारत से भगा देंगे। लेकिन जब लड़ाई हुआ तो क्लाइव नहीं था, अब आ गया था हेक्टर मुनरो। लेकिन उस लड़ाई में भी संजोग देखिए कि इनकी हार होती है। वो लड़ाई का नाम क्या दिया गया? बक्सर का युद्ध, जो हुआ था 1764 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। समझ में आया? बहुत लंबी होगी ना कहानी, तो याद रखेगा। ऐसे ही समझेंगे तो ही समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है? कह रहा प्लासी के युद्ध में सेनापति मीर जाफर ने नवाब का साथ नहीं दिया। ठीक है, और जो है यहाँ पर क्लाइव ने क्या किया? आगे चल के सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया। ठीक है, कह रहा मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। क्यों? क्योंकि मीर जाफर अयोग्य था, मीर कासिम योग्य था। ठीक है, अच्छा, मीर कासिम ने क्या किया? सबसे पहले अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से उठाकर कहां लेके चला गया? मुंगेर शिफ्ट कर दिया, ताकि उसको शासन व्यवस्था में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन अंग्रेजों ने थोड़े ही समय बाद मीर कासिम को गद्दी से उतार करके फिर से जाफर को नवाब बना दिया। इसीलिए बक्सर की लड़ाई हुआ 1764 में। तो उसको भी याद रखेगा। और एक चीज और याद रखिए, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखेगा नेतृत्व किया है हेक्टर मुनरो ने। किसने किया है? हेक्टर मुनरो यहां पर दे रहा है, तो याद रखेगा हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के बाद पुनः मीर कासिम की जगह, ठीक है, नवाब बन गया
लास्ट में, याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर दो संधि भी हुआ दोस्तों, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। एक संधि 12 अगस्त को हुआ 1765 में, और दूसरी संधि 16 अगस्त को, 4 दिन बाद हुआ, याद रखेगा। एक संधि शाह आलम द्वितीय के साथ पहले, और दूसरी वाली संधि शुजाउद्दौला के साथ हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों कैसा लगा ये सेशन आपको पढ़ करके? वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, ठीक है। लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर। देखिए ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर, आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की सामर्थ्य शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें। इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पे क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए, ठीक है। बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, ऑल टू ऑल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन, वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए। उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।